that is either the source of that subject or the result of that subject। उस विषय का इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्रियान्वयन होता है, तो उसका क्या परिणाम होगा, या ये विषय आया कहां से, उसका सोर्स क्या है, ये दोनों बातें उसमें से प्रकट होती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन हो जाए। लेकिन ये जो रघुकुल तक सीमित बात है, आम जनता की बात क्या है कि शतम वद मां लिखकर, 100 बार बोल दो भले, झूठ सच जो भी बोलना है, लेकिन लिखकर मत देना। लिखकर की हुई चीज जो है वो स्थायी हो जाती है। इसलिए लिखकर दी हुई चीज, लिखी हुई चीज, इसका महत्व भारत में अधिक है। तब उन्होंने सोचा कि लिखित कानून अंग्रेजों ने भेजे हैं, यानी इंग्लैंड से आ रहे हैं, उसके सहारे हम राज कर रहे हैं। उसका कई बार विरोध भी हुआ है, फिर भी हम कानून को थोप रहे हैं। और अब कलकत्ते से राजधानी हटाकर दिल्ली ले जाने की स्थिति आ गई है, क्योंकि कलकत्ते में उनको एक हार माननी पड़ी थी। 1905 में जो नियम बनकर आया था कि बंगाल का विभाजन होगा, और इस तरह से बंगाल के विभाजन की स्वीकृति समाज से ली जाए, लेकिन समाज ने स्वीकृति नहीं दी, बल्कि उसका विरोध किया। और 6 वर्ष के प्रखर विरोध के बाद अंग्रेजों को अपना कानून जो है वापिस लेना पड़ा, किसी के कानून को हम नहीं लागू करते। और उसके बाद उन्होंने देखा कि कलकत्ते में 1773 से जो हमारी राजधानी बनी हुई है, उसको 1911 के बाद हटाना चाहिए, और उन्होंने हटाना शुरू किया। 1912 से लेकर 32 तक 20 वर्ष लगे एक एक डिपार्टमेंट शिफ्ट होकर दिल्ली आने। और दिल्ली आने के बाद उनको लगा कि अब तक 1773 में पहला कानून बनकर आया था, इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट, और अंत में 1919 में कानून बनकर आया था, भारत को कैसे रेगुलेट किया जाए उसी पर। तो इन सब कानूनों का जो पुलिंदा बना है, उस पुलिंदे के सहारे कोई संविधान, लिखित संविधान बना लिया जाए। इसलिए साइमन कमीशन का गठन हुआ, और साइमन कमीशन के लिए काम सौंपा गया। लेकिन अपना सौभाग्य समझिए, उनका दुर्भाग्य समझिए, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, 7 लोगों की कमीशन थी, और उसके कारण उसका विरोध हुआ। उसी विरोध में लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का देहांत हुआ, उसके कारण और भी प्रखर हुआ आंदोलन। तब अंग्रेजों को दूसरी बार भी अपनी हार माननी पड़ी कि ठीक है, साइमन कमीशन के सहारे राज नहीं करेंगे, यानी उनको ही जिम्मा नहीं देंगे। लेकिन बड़ी चतुर जाति है अंग्रेजों की, उन्होंने सोचा कि भारत का ही कोई एक अच्छा वफादार ये है ऑफिसर, उसके लिए काम किया जाए। और उन्होंने खोज निकाला बी.एन. राव। बी.एन. राव एक वफादार ऑफिसर थे, उनके लिए काम किया कि साइमन कमीशन ने जो संविधान बनाया है, ये संविधान दुनिया के सारे संविधानों में श्रेष्ठ है, यह प्रमाणित करने के लिए। और ये प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 2 वर्ष का समय दिया। 2 वर्ष में उन्होंने ये प्रमाणित किया कि भारत का एक जो संविधान बनाया जा रहा है अंग्रेजों के शासन के लिए, ये वास्तव में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें इंग्लैंड, अमेरिका से ये लिया हुआ है, जापान से ये चीज इसमें है, वहां से ली नहीं गई, लेकिन उसके साथ क्या नहीं किया कि वहां ये केवल इतना ही है, इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, इसमें ये भी है। इस प्रकार से करके उन्होंने प्रमाणित किया कि हमारा संविधान श्रेष्ठ है। और 1935 से संविधान अंग्रेजों ने लागू किया। उसी संविधान के सहारे वो राज करने वाले थे। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और उस विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों की हालत खराब होती है। कहीं वो जीतते भी रहे, कहीं हारते भी रहे, लेकिन आर्थिक हालत बहुत खराब होती है। और उसके कारण उन्होंने तय किया कि अब बाकी देशों को छोड़ो और अपने देश को संभालो। तो एक एक 2 देश छोड़ना उन्होंने शुरू किया। भारत को भी छोड़ना है तो 20 जून 1948 को हम भारत छोड़ेंगे। तब तक आप अपना संविधान बना लीजिए, हमारा जो संविधान है उसके सहारे जितना बन सकता है बना लीजिए। ऐसा कर उन्होंने 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ये काम सौंप दिया भारत की जनता को, भारत की जनता को मतलब भारत के जननेताओं को। तो इस प्रकार से उस समय की जो अंतरिम सरकार थी उसके जिम्मे काम आया कि 1948 के 20 जून से पहले हम संविधान तैयार कर ले,
और वो भारतीय संविधान होगा, अंग्रेजों का नहीं होगा। लेकिन उसका लिखने का काम BN राव को ही सौंपा गया क्योंकि उनका वर्चस्व कायम था। तो इस प्रकार से BN राव के नेतृत्व में BN राव के द्वारा लिखित होगा, इस प्रकार का संविधान वो तैयार होने लगा। इसी बीच लॉर्ड माउंटबेटन नाटक हुए और उन्होंने इंग्लैंड की रानी से जाकर कहा कि हम 20 जून 1948 तक भारत को क्यों छोड़ना चाहते हैं, उससे पहले हम भारत को छोड़ देंगे, क्यों इसका बोझ हमें संभालना है। तो रानी ने कहा बताइए फिर किस समय छोड़ना ठीक रहेगा। तो 15 अगस्त। क्यों भाई 15 अगस्त? उसका कारण उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1945 को मैंने जापान का सरेंडर करवाया था, मेरे लिए शुभ दिन है। उसी दिन में भारत का विभाजन भी करवा दूंगा और सत्ता सौंप कर हम आगे जाएंगे। रानी मान गई और फिर नया नियम बनकर आया कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत छोड़ देंगे। तब तक संविधान पूरा नहीं हुआ था, संविधान पर चर्चा चल ही रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा भी बन गई थी, 2 सत्र उनके हो भी चुके थे। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में मुस्लिम लीग के सब लोगों ने जब संविधान सभा छोड़ दी पाकिस्तान के समर्थन में, तब संविधान सभा भी जरा कमजोर हुई, उसमें और कुछ लोगों को लेना पड़ा। और तब ये तय हुआ कि 29 अगस्त 1947 इस दिन संविधान की प्रारूप समिति गठित की जाए और अब तक BN राव ने जो लिखा है वो उनको सौंप दिया जाए। उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बड़े विद्वान थे और प्रखर राष्ट्रवादी थे, विशेषकर वामपंथियों के विरोधी और कांग्रेस की कई नीतियों के विरोधी, लेकिन कानून के अध्येता, कानून के पंडित। तो इसलिए उनके जिम्मे ये काम आया कि आप इसके अध्यक्ष बनिए और नया संविधान लिखने का काम इस प्रारूप समिति के द्वारा होना चाहिए। उस प्रारूप समिति ने 141 बैठकें की लगातार, संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई, केवल प्रारूप समिति 141 बार बैठकर उन्होंने प्रारूप तैयार किया और फिर संविधान सभा के सामने वो प्रारूप रखना शुरू किया। उस पर चर्चा होनी थी, उस चर्चा में कुछ बातें नहीं आती थी, कुछ बातें करती थी, कुछ निकलती थी। ऐसे करते हुए जो बनता था उसका हाथों हाथ हिंदी में अनुवाद हो, क्योंकि मूल तो अंग्रेजी में लिखा जाता था, उसका हाथों हाथ अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद हो तो कौन करेगा? तो उस समय CP एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, ये जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी नागपुर, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर घनश्याम सिंह गुप्ता। उनके जिम्मे काम सौंपा गया कि हिंदी अनुवाद आप हाथों हाथ करते रहिए और हिंदी अंग्रेजी दोनों में संविधान तैयार होगा एक साथ, उसके बाद उसको लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से काम चलने लगा। इसी बीच एक और सुझाव आया, एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, तो इस काम को स्थायी रूप से और अच्छी तरह से रखा जाए, इसकी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए क्या किया जाए? तो किसी ने सुझाव दिया कि हाथ से लिखकर अगर रखा जाए और उस पर सबके सिग्नेचर हो जाए तो एक स्थायी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो तय वो अच्छी करेंगे, ऐसी करेंगे। अंग्रेजी में कौन लिखेगा, हिंदी में कौन लिखेगा, अच्छे हैंडराइटिंग उसका है, खोजबीन शुरू हुई और इतना हुआ कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो दिल्ली में रहते हैं, हिंदी अंग्रेजी का हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा होता, उनके जिम्मे काम दिया गया। और हिंदी का काम कौन करेगा? तो वसंत कृष्ण वैद्य, वो भी दिल्ली में रहते हैं, महाराष्ट्रियन है लेकिन दिल्ली में रहते हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनके जिम्मे हिंदी का काम दिया गया। और जो संविधान बनता था हिंदी और अंग्रेजी में, वो तो टाइप होता था या हाथ से लिखा जाता था, जैसे भी हो, तो उसका सुंदर सुवाच्य अक्षरों में लिखने का काम इन दोनों को सौंप दिया गया। उसी समय आता है कि इतने सुंदर अक्षरों जब लिखा जा रहा है तो इसको अच्छी तरह से सजाया भी जाए, इसमें चित्र भी समाहित किए जाए। तो ये कौन करेगा? तो नंदलाल बोस रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय में, उनके विश्वविद्यालय में कला संकाय के प्रमुख थे, उनके जिम्मे काम सौंपा गया। वो दिल्ली आए, दिल्ली आकर उन्होंने पूरा संविधान जानने की कोशिश की, उसका अध्ययन किया और 22 भागों में बटे हुए संविधान के हर भाग का अध्ययन करते हुए किस भाग पर कौन सा चित्र होगा इसका चयन करने का पूरा दायित्व उनका था। उसको कैसे सजाया जाए उसका भी प्लानिंग करना, ये सब उन्हीं के जिम्मे था। उन्होंने भी अपने 5, 7, 10 लोगों की टीम बनाई और उन्होंने काम अपने हाथ में लिया। इस प्रकार से तीनों काम एक साथ चल रहे थे, संविधान पर चर्चा, संविधान का लेखन, उसका हिंदी में अनुवाद
उसको हिंदी में लिखने का काम, उसको अंग्रेजी में लिखने का काम, और ये बताने के साथ साथ उसको सजाने का काम। ये करते करते तय हुआ कि 26 नवंबर 1949 इससे पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। बड़ा लंबा काम, तो उससे पहले तैयार हो गए, होने के बाद उसको सौंप दिया गया, अपमानित किया गया। अपमानित करने के बाद सोचा गया कि 26 जनवरी से हम इसको लागू करेंगे। तो 26 जनवरी क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ये हमारा पहला स्वतंत्रता या इसका दिन था, स्वराज्य का दिन, कि हम अंग्रेजों से पूरा स्वराज्य चाहते हैं, स्वराज्य का दिन है। तो वो था 26 जनवरी 1930। अब प्रश्न आता है कि 26 जनवरी 1930 क्यों, क्या विशेष बात थी? तो एक मजेदार बात बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय से मेरे पास अचानक फोन आया और उन्होंने कहा कि आपने संविधान पर काफी कुछ काम किया है, तो मंत्री महोदय, हमारे गृह मंत्री जानना चाहते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये कोई मुहूर्त देखकर बनाए गए दिन है या कैसे है? तो मुझे सारी बातें उनको बतानी पड़ी। 15 अगस्त कैसे आया वो मैंने बता ही दिया। 26 जनवरी ऐसे आया कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था 1929 के दिसंबर, और उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ कि इसके बाद हम संपूर्ण स्वाधीनता की मांग करेंगे, अंग्रेजों से संपूर्ण स्वाधीनता हासिल होनी चाहिए। तो इसको पूरा देश जाने, इसलिए क्या किया जाए? तो तय हुआ कि अगले महीने का अंतिम रविवार ये पूरे देश में उसको पालन करेंगे। तो अगले महीने का अंतिम रविवार यानी जनवरी का 26 जनवरी का 26 जनवरी इस प्रकार से शाही होगी। और उसके बाद हर 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। अब जब ये संविधान नहीं बना है लेकिन फिर भी मनाना तो है, तो टोकन मनाते रहे, लेकिन विधिवत मनाने का और संविधान को स्वीकृत करने के बाद मनाने का जो दिन था वो था 26 जनवरी 1950। और इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस इस रूप में मनाते हैं। स्वाधीनता दिवस है 15 अगस्त 1947, और उसके 2-2.5 साल बाद जो दिन आया है 26 जनवरी 1950, ये है स्वतंत्रता दिवस। तो गणतंत्र किसको कहा जाए? तो गणतंत्र ये हमारा स्वयं का तंत्र, इस रूप में गणतंत्र को हमने स्वीकार किया है, इसलिए गणतंत्र का दिन। तो ये जो दोनों बातें हैं, ये ध्यान में रखते हुए जब हम संविधान का विचार करेंगे तो ध्यान में आता है कि संविधान वास्तव में अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों का जो पुलिंदा था, उस पुलिंदे का संक्षिप्त रूप है ये है। और क्योंकि पूरी भाषा कानूनी भाषा है, इसलिए आम आदमी, हमारे जैसा आदमी जो जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं है, यानी कानूनी शिक्षा से, तो हमारे लिए बड़ा कठिन, जब मैं उसको पढ़ता था तो लगता था कि इतनी जटिल है, कैसे समझ में आता हो। लेकिन जब चित्र को देखता था तो समझ में आता था कि इस चित्र के माध्यम से इसका सरलीकरण हो सकता है। इसलिए इस चित्र की व्याख्या की जाए तो शायद ये सरल होगा, इसलिए इस चित्र की व्याख्या करना मैंने शुरू किया। हर 15 दिन में एक लेख लिखता था, और एक पत्रिका निकलती है दिल्ली से, चाणक्य वार्ता, पाक्षिक पत्रिका है। हर 15 दिन में इसमें मेरा एक लेख छपने लगा। इस लेख के सहारे 16 लेख बने। तब यहाँ से डिमांड आई कि इसको पुस्तक का रूप दिया जाए। तो पुस्तक का रूप देना है तो उसको पुस्तक के रूप में लिखना होगा, पांडुलिपि बनानी होगी। पांडुलिपि बनाई गई लेखन करके, और उसको फिर बताया गया कि अब ये आपको तो कोई नहीं जानता, संविधान के नाते कौन आपसे परिचित है, इसलिए संविधान से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का इसमें अगर इनपुट हो तब इसका महत्व बनेगा। तो संविधान को जानने वाले तो कानून मंत्री होते हैं, इसलिए कानून मंत्री के काम चले गए। उन दिनों में रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री थे, उनको मैंने जाकर दिखाया कि पांडुलिपि बनी है, इसको छापना है, आप एक बार देख लीजिए और इसकी प्रस्तावना लिख लीजिए। उन्होंने भी बड़े हर्ष के साथ उसको ले लिया, अपने पास रखा, और 1.5 महीने तक उसको पढ़ते रहे, बताते रहे, लोगों को भी बताते रहे। फिर मैंने 1.5 महीने बाद जब वापिस संपर्क किया, फिर आप लोगों को तो बता रहे हैं लेकिन इसको लिख कर नहीं किया, अभी तक छुट्टी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 दिन में मैं लिख देता हूँ। और फिर 1.5 महीने बाद इस प्रकार से 2 दिन बाद उन्होंने लिख कर दी। तो उसकी उनकी प्रस्तावना आने के बाद फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये तो अभी के कानून मंत्री है,
इनका संविधान निर्माण से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए संविधान निर्माण से जिनका संपर्क रहा है ऐसा कोई व्यक्ति पूछिए। तब फिर खोजना शुरू हुआ तो ध्यान में आया कि डॉक्टर सुभाष कश्यप, इनकी पुस्तकों के सहारे पूरे देश में संविधान पढ़ाया जाता है, तो उनको खोजा जाए। उनके घर गए हम, घर जाकर उनसे जब मिलना हुआ तो उन्होंने सीधे पूछा कि आप बताइए कैसे आना हुआ। मैंने कहा जी संविधान पर मैंने कुछ लिखा है, उसके आप प्रस्तावना लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो संविधान पर आपने लिखा है, क्या करते हैं आप? तो वो तो समझे कि मैं वकील हूँगा या जज हूँ कहीं। तब मैंने कहा कि मैं तो संघ का प्रचारक हूँ और इस उन्होंने लिखा है। तो अच्छा, संघ के प्रचारक ने संविधान पर लिखा, क्या लिखा है? मैंने कहा जी उसके चित्रों की व्याख्या की। चित्रों की क्या व्याख्या करनी है, वो तो डेकोरेटिव पीस है। उनके इस वाक्य से ही मेरे दिमाग में जो कई प्रकार के प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न ऐसे थे कि अब तक इसको छिपा के रखा गया है, इसको दिखाया नहीं गया है, इसकी उपेक्षा की गई है, वगैरह वगैरह, ऐसी कई प्रकार की बातें सुनने में आती थी। तो मेरे ध्यान में आया कि नहीं है, स्वामी विवेकानंद के वस्त्र पड़े हैं, खड़ाऊ पड़ी है, उनकी पगड़ी पड़ी है, वो सुरक्षित है, उसको हम केवल प्रणाम करते हैं, छू कर नहीं देखते, अनुमति भी नहीं होती, लेकिन श्रद्धा का स्थान है। तो उसी प्रकार से इसको सजा कर रखा है, बक्से में बंद है, इसलिए इसके साथ श्रद्धा के साथ देखना है, बस इतना ही काम है। ये जो चल रहा था, इससे हटकर उसकी व्याख्या की है, तो ये उनको जो अजीब लगा। बोले अच्छा इसकी क्या व्याख्या की आपने? मैंने कहा जी मैं भी एक चित्रकार हूँ, तो चित्रकार कोई भी चित्र निकालता है तो उस परिवेश के अनुकूल चित्र बनाता है। जैसे किसी से कहा जाए कि पूजा घर है चित्र बनाओ, तो पूजा घर के लायक चित्र बनेगा, रसोई घर है तो रसोई घर के लायक चित्र बनेगा, बेडरूम है तो बेडरूम के लायक चित्र बनेगा। चित्र का परिवेश के साथ संबंध होता है। तो उसी तरह से नंदलाल बोस ने भी हर विषय का अध्ययन करते हुए जो चित्र अंकित किया है, दैट इज आइदर द सोर्स ऑफ दैट सब्जेक्ट और द रिजल्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। उस विषय का इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्रियान्वयन होता है, तो उसका क्या परिणाम होगा, या ये विषय आया कहां से, उसका सोर्स क्या है, ये दोनों बातें उसमें से प्रकट होती है। तो ये जब मैंने उनसे कहा तो अच्छा कैसे जरा मुझे समझाइए, तो मैंने 2-4 उदाहरण दिए। ये सुनते हुए कहने लगे अच्छा इतना कुछ सोचा होगा उन्होंने। मैंने कहा कि कोई भी चित्रकार बिना सोचे कोई चित्र नहीं